हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और हम कर रहे थे एडुटेरिया करंट अफेयर्स एनुअल एडिशन, जिसको हम बहुत धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। ठीक है। मैं ही आपको बहुत धीरे कवर करा रहा हूँ, 3 पार्ट ही हुए हैं। आज हम देखेंगे प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, मंत्रालयों की जो योजनाएं हैं, और उसके साथ ही जो बुक्स और उनके राइटर्स हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। वैसे तो मैं सारी चीज़ें टाइम पे कराना पसंद करता हूँ और आपने देखा भी होगा, लेकिन इस बार कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से चीज़ें थोड़ा लेट हो गई हैं और मैं उसके लिए आपको सॉरी बोलता हूँ। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये जितनी जल्दी इन चीज़ों को आगे करा पाऊँ, ताकि आप इनको बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर पाओ। बस ध्यान रखना, जो पीछे के वीडियो हैं आप उन्हें कंटिन्यू देखते रहोगे ना, तो वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगले मतलब जो कुछ सेगमेंट बचे हैं 3-4, उन्हें मैं बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से, ताकि आप उनको 2 से 3 बार रिवाइज़ कर पाओ 13 सितंबर से पहले। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। अब प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2024-25 में देखें तो इसमें पहला है इंडिया मोबाइल कांग्रेस, नवा संस्करण। ठीक है, कौन सा? 9th एडिशन है इंडिया मोबाइल कांग्रेस का। अक्टूबर 2025 में इसका आयोजन होगा और कहाँ होगा? यशोभूमि, नई दिल्ली में। इसकी जो थीम है, इसका अनावरण किया है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने, और इसकी थीम क्या होगी? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। ठीक है, याद रखिएगा, इंडिया मोबाइल कांग्रेस, इसकी थीम है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। फिर है 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक। ठीक है, 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक जुलाई 2025 में आयोजित की गई और स्थान था रांची। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य दोहराया गया है। ये याद रखना है आपने टारगेट, कि देश को जो है नक्सल मुक्त बनाने का टारगेट क्या है? 31 मार्च। ठीक है, डेट भी याद रखना, 31 मार्च 2026। फिर है चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता, जून 2025 में आयोजित की गई नई दिल्ली में, और इस सम्मेलन की मेजबानी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 मई 2025 में कहां? पटना, बिहार में आयोजित हुई। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने बिहार सरकार की साझेदारी में इसका आयोजन किया। ठीक है, आगे है 10वां रायसीना डायलॉग, मार्च 2025 में आयोजित हुआ नई दिल्ली में। कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। मुख्य अतिथि की बात करें इसमें, तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन। ये 10वें रायसीना डायलॉग के जो है मुख्य अतिथि थे। और जो डायलॉग है 10वां, इसका विषय क्या था? कालचक्र, लोक शांति और ग्रह। फिर है जल स्थिरता सम्मेलन 2025, मार्च 2025 में इसका आयोजन किया गया और कहां किया गया है? नई दिल्ली में, जिसका उद्देश्य था औद्योगिक जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देना। फिर बात कर लेते हैं फिट इंडिया कार्निवाल 2025। ठीक है, मार्च 2025 में इसका आयोजन हुआ। कहां हुआ? नई दिल्ली में। उद्घाटन युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया। नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन, मार्च 2025। ठीक है, नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन मार्च 2025 में नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। और इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। इस अवसर पर सी बिल्ड्स भारत अभियान शुरू किया गया। ठीक है, एक हैशटैग अभियान शुरू किया गया। क्या नाम था इसका? सी बिल्ड्स भारत। अगला है बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन। ठीक है, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन फरवरी 2025 में आयोजित कहां हुआ है? गांधीनगर में। याद रखिएगा, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर में आयोजित हुआ। बिम्स्टेक के क्षेत्रीय विकास में युवाओं की भूमिका को रेखांकित किया गया है। फिर है 98। ठीक है, 98 अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, फरवरी 2025 में मराठी साहित्य सम्मेलन है, लेकिन ये कहां हुआ है? नई दिल्ली में। उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। एरो इंडिया शो 2025। ठीक है, 15वां संस्करण, एरो इंडिया शो 2025 15वां संस्करण की बात करें तो फरवरी 2025 में आयोजित कहां किया गया है? बेंगलोर में। और इसकी थीम थी द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, क्या है? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ये थी एरो इंडिया शो 2015 15वें संस्करण की थीम। एरो इंडिया शो 2025 15वां संस्करण। ठीक है, 85वां 85 अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जनवरी 2025 में आयोजित किया गया और कहां किया गया है? पटना में। उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। ठीक है, अगला है 31st राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। ठीक है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस एडिशन की बात करें तो 31 था जनवरी 2025 में, और बाल विज्ञान जो है ये कहां? भोपाल में किया गया। और इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। फिर मुख्य सचिवों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, जो मुख्य सचिव होते हैं इनका चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन दिसंबर 2024 में कहां किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और सम्मेलन का व्यापक विषय था उद्यमिता, रोजगार तथा कौशल को प्रोत्साहन देता जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाना। ठीक है, फिर है भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024। तो भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 की बात करें तो ये दिसंबर 2024 में आयोजित किया गया। कहां? यशोभूमि, नई दिल्ली में, भारत समुद्री विरासत सम्मेलन। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा आयोजित हुआ था।
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात करें तो दिसंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 दिसंबर में आयोजित किया गया कोझिकोड केरल में, ठीक है। कोझिकोड केरल में किया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस दिसंबर 2024 में। और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का आयोजन केरल के कोझिकोड में हुआ। तो आपको एक तो चीज याद रखनी है, जो 18 दिसंबर को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ हुआ आयोजन इसका, केरल के कोझिकोड में। फिर है 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस। 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस नवंबर 2024 में इसका आयोजन हुआ और कहाँ हुआ है, वाराणसी में। बीज के क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। फिर है भारतीय सड़क कांग्रेस। एक होती है मोबाइल कांग्रेस, एक है सड़क कांग्रेस, ठीक है। IRC 2024 नवंबर 2024 में इसका आयोजन किया गया और कहाँ किया गया है, रायपुर में। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। फिर है 8वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ठीक है। 8वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस अभी आपने देखा था, जो नवा होने वाला है वो अक्टूबर में होगा। और ये पिछले साल 8वां एडिशन हुआ था अक्टूबर 2024 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण, ठीक है। पहला संस्करण की अगर हम बात करेंगे कला महोत्सव की, सितंबर 2024 में हुआ था भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण, ठीक है, सिकंदराबाद तेलंगाना में। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। फिर है 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक, सितंबर 2024 में इसका आयोजन किया गया। और अगर हम बात करें कहाँ किया गया है, तो ये गोवा में किया गया। इस बैठक में 80 से अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया गया, ठीक है, बाकी इतना कुछ खास है नहीं। फिर है वर्ल्ड फूड इंडिया का तीसरा संस्करण। तो वर्ल्ड फूड इंडिया की अगर हम बात करें, सितंबर 2024 में इसका आयोजन किया गया, कहाँ, भारत मंडपम नई दिल्ली में। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा इसकी मेजबानी की गई। तो इसको जो होस्ट किया है वो किसने किया है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ठीक है। पहला संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन सितंबर 2024 में लखनऊ में हुआ। सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में बदलाव, ये इसकी थीम थी। सेमिकॉन इंडिया 2024 की बात करें, ठीक है, सितंबर 2024 में इसका आयोजन हुआ, कहाँ, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। सेमिकॉन इंडिया 2024 की जो थीम थी वो थी सेमीकंडक्टर के भविष्य को आकार देना, यानी शेपिंग द सेमी कंडक्टर फ्यूचर, ठीक है, ये इसकी थीम थी सेमिकॉन इंडिया 2024। ग्लोबल बायो इंडिया का चौथे संस्करण की बात करें तो सितंबर 2024 में आयोजित किया गया, कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। और विषय था बायोटेक इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। 8वें धर्म धम्म सम्मेलन की बात करें तो अगस्त 2024 में अहमदाबाद में आयोजित हुआ 8वां धर्म धम्म सम्मेलन। और जो मुख्य अतिथि थे वो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे। वर्ष 2024 का ये जो धर्म धम्म सम्मेलन हुआ, इसका विषय था धर्म और धम्म में ब्रह्मांड विज्ञान, ठीक है। तो ये जितने प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन थे उनके बारे में हमने देखा। अब देख लेते हैं जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें है 17वां, पहला क्या है, 17वां एडिशन, याद रखना है 17वां था, ठीक है। तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जुलाई 2025 में कहाँ किया गया, रियो डी जेनेरियो में। और मुख्य विषय क्या था, अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। आगे है तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025, ठीक है। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 जून 2025 में आयोजित हुआ और कहाँ, फ्रांस के नीस में आयोजित हुआ है, ठीक है। फ्रांस और कोस्टारिका द्वारा, याद रखिएगा, फ्रांस एवं कोस्टारिका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। यानी अगर हम होस्ट कंट्री की बात करें, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जो तीसरा हुआ है तो फ्रांस एवं कोस्टारिका था, और जिसका उद्देश्य था महासागर संरक्षण में वैश्विक एकता को बढ़ावा देना और एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित करना, ठीक है। अगला है विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025, मई 2025 में आयोजित हुआ और कहाँ हुआ, वाशिंगटन DC में। भारत से पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज के नेतृत्व में स्वामित्व योजना को इस सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया और भारत को कंट्री चैंपियन के रूप में यहाँ पर सम्मानित किया गया है, ठीक है। पहला सागर माथा संवाद मई 2025 में हुआ है और कहाँ हुआ है, काठमांडू में। याद रखिएगा, सागर माथा संवाद पहला था, ठीक है, और ये मई 2025 में काठमांडू में आयोजित हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, भूपेंद्र यादव ने किया है, जिसमें हिमालय और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए सहयोगात्मक प्रयासों का आह्वान किया गया है। फिर है 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी IORA, मई 2025 में हुआ, ठीक है। वर्चुअल रूप से इसकी श्रीलंका ने मेजबानी की है, याद रखिएगा, वर्चुअल रूप से यहाँ पर लिखा है, ठीक है। भावी पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर, इसका मुख्य विषय क्या है, IORA का जो हुआ है भावी पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर, और भारत जो है ये 2025 से 2027 तक इसकी अध्यक्षता करेगा। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 मई 2025 में हुआ और कहाँ हुआ, नीदरलैंड के रॉटरडम में हुआ है हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन।
उद्देश्य है हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी और हरित हाइड्रोजन आधारित ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। फिर है छठा, ठीक है, 6th एडिशन था छठा। तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन अप्रैल 2025 में कहाँ, बैंकॉक में आयोजित हुआ और इस सम्मेलन में बैंकॉक घोषणा पत्र 2030 को अनुमोदित किया गया। अगले 2 वर्षों हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता बांग्लादेश ने संभाली है। तो फिलहाल आपने याद रखना है कि बिम्स्टेक की जो अध्यक्षता है वो किसके पास है, बांग्लादेश के पास है। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025, ठीक है, प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन अप्रैल 2025 में हुआ और कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य था, इसका आयोजन विदेश मंत्रालय एवं कार्नेगी इंडिया द्वारा किया गया है। उद्देश्य नहीं लिखा है यहाँ पर, आयोजन किसने किया है, तो विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया द्वारा किया गया है। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में जो हुआ। फिर है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन यानी WSDS 2025, मार्च 2025 में हुआ है और कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। मुख्य विषय था सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए भागीदारी। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025, मार्च 2025 में, ठीक है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस है ये, बार्सिलोना, स्पेन के बार्सिलोना में हुआ है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। फिर है 12वां, ठीक है, 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025, फरवरी 2025 में आयोजित हुआ और कहाँ हुआ, दुबई में। मुख्य विषय था भविष्य की सरकारों को आकार देना, ठीक है, मुख्य विषय क्या था, भविष्य की सरकारों को आकार देना। भारत का प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करें तो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने किया था प्रतिनिधित्व, ठीक है। फिर है 8वां हिंद महासागर सम्मेलन, फरवरी 2025 में हुआ है और कहाँ हुआ है, मस्कट, ओमान में, ओमान के मस्कट में हुआ है 8वां हिंद महासागर सम्मेलन। भारत की तरफ से यहाँ पर एस जयशंकर शामिल हुए और इसका जो विषय था हिंद महासागर सम्मेलन का, वॉयेज टू न्यू हॉरिजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप, ठीक है, क्या था, वॉयेज टू न्यू हॉरिजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। चौथा भारत यूके ऊर्जा संवाद, ठीक है, फरवरी 2025 में और कहाँ हुआ है ये, नई दिल्ली में। इस दौरान दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में प्रगति पर चर्चा की है। फिर है नवी एशिया आर्थिक वार्ता 2025, फरवरी 2025 में कहाँ आयोजित हुई, पुणे, महाराष्ट्र में। इस सम्मेलन को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संबोधित किया और बैठक के दौरान AI, साइबर सुरक्षा आदि ने विषयों पर चर्चा की गई है। तो याद रखिएगा, एशिया आर्थिक वार्ता कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। विश्व आर्थिक मंच 2025, जनवरी 2025 में कहाँ, दावोस, स्विट्जरलैंड के दावोस में ये हुई है विश्व आर्थिक मंच 2025। भारत की ओर से यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बैठक का प्रतिनिधित्व किया है। आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक की बात करें, जनवरी 2025 में हुई और कहाँ हुई है, बैंकॉक, थाईलैंड में। थीम क्या थी, सुरक्षित अभियान, समावेशी आसियान के डिजिटल भविष्य को आकार देना। फिर है UNCCD COP 16, 16वां मरुस्थलीकरण की रोकथाम हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो UNCCD की COP 16 जो हुई है दिसंबर 2024 में हुई है और कहाँ हुई है, सऊदी अरब के रियाद में हुई है। मुख्य विषय की बात करें तो हमारी भूमि हमारा भविष्य, ठीक है, इसका जो मुख्य विषय क्या है वो क्या है, हमारी भूमि हमारा भविष्य। भारत का प्रतिनिधित्व भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री, और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, इन्होंने किया है UNCCD COP 16 में। विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन दिसंबर 2024 में आयोजित हुआ, कहाँ हुआ है, समुद्री प्रौद्योगिकी, ठीक है, CTEC वाला जो सम्मेलन हुआ है ये चेन्नई में हुआ है और इस सम्मेलन में समुद्री प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों के उद्योग के नेता, पेशेवर और विशेषज्ञ ने मंच साझा किया, ठीक है। UNFCCC COP 29, ये जो COP 29 हुआ है ये कब हुआ, नवंबर 2024 में, और अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, वहां पर आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय सभी के लिए रहने योग्य ग्रह में निवेश करना। मुख्य विषय क्या था COP 29 का, सभी के लिए रहने योग्य ग्रह में निवेश करना। COP 29 का उद्देश्य 2035 तक जलवायु वित्त के लिए प्रतिवर्ष 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने की प्रतिबद्धता है। कब तक, 2035 तक, और कितना, प्रतिवर्ष 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने की प्रतिबद्धता COP 29 में की गई। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन, ठीक है, नवंबर 2024 में आयोजित हुआ और ये पेरू की कैपिटल है लीमा, वहां पर आयोजित हुआ और इसका उद्देश्य है एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। फिर है भारत ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वार्षिक शिखर सम्मेलन, नवंबर 2024 में कहाँ आयोजित हुआ, रियो डी जेनेरियो में। यह सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के बीच हुआ। G20 सम्मेलन 2024 नवंबर 2024 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ और मुख्य विषय इसका क्या था, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। याद रखिएगा ये जो G20 हुआ था, ठीक है, 2024 वाला, इसकी जो थीम थी या जो मुख्य फोकस एरिया था वो क्या था, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट
हंगर एंड पावर्टी। आगे है 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ठीक है, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नवंबर 2024 में आयोजित। स्थल की अगर हम बात करें तो गोवा में, जिसकी थीम क्या थी, युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी है, और फोकस देश कौन था, ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखना है, ये जो 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है, इसका फोकस देश था ऑस्ट्रेलिया। फिर है 27वां राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक। ठीक है, चोगम 2024, नवंबर 2024 में इसका आयोजन हुआ। कहाँ, समोआ के एपिया में। पहली बार यह शिखर सम्मेलन प्रशांत लघुद्वीप विकासशील देश में आयोजित किया गया। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नवंबर 2024 में, ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन। विषय था एशिया को मजबूत बनाने में बौद्ध धर्म की भूमिका क्या है, और मुख्य अतिथि थी कौन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। फिर है 7वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा। ठीक है, नवंबर 2024 में कहाँ आयोजित हुआ है, ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। बात करें अगर इसकी मतलब किसने अध्यक्षता की है, तो भारत की अध्यक्षता और फ्रांस गणराज्य की सह अध्यक्षता में ये आयोजित हुआ है। ठीक है, तो 7वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ नवंबर 2024 में, और अध्यक्षता किसने की है, भारत और फ्रांस ने मिलकर की है। फिर है 16वीं ब्रिक्स शिखर बैठक और पहली ब्रिक्स प्लस शिखर बैठक। तो 16वीं ब्रिक्स शिखर बैठक और पहली ब्रिक्स प्लस शिखर बैठक नवंबर 2024 में रूस के कजान में हुई। निष्पक्ष वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर भाग लिया है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन की बात करें, यानी COP 16 की अगर हम बात करते हैं, तो ये नवंबर 2024 में हुआ। ठीक है, और कहाँ हुआ, कोलंबिया के कैली में। प्रकृति के नुकसान को रोकने और उसे उलटने के लिए ऐतिहासिक प्रतिबद्धताओं का आकलन करने के लिए यह इसका प्रमुख उद्देश्य था। UNCBD संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन का 16वां सम्मेलन की अगर हम बात करें, यानी COP 16 की बात करें, तो ये अक्टूबर नवंबर 2024 में कोलंबिया के कैली में ही आयोजित हुआ। और इस सम्मेलन में 30x30 समझौता, ठीक है, 30x30 समझौता जो कि 2022 में COP 15 में हुआ था, इसका अनुसरण किया गया। अभी जो 30x30 है, इसका मतलब क्या है कि 2030 तक भूमि एवं जल के 30% प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की जाएगी। कब तक, 2030 तक। कितना, भूमि और जल के 30% प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा होगी। और मुख्य विषय क्या था, पीस विद नेचर। 11वां एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन। ठीक है, 11वां एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024, अक्टूबर 2024 में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, और कहाँ हुआ, सिंगापुर में। विषय था एशिया में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। विशेषज्ञों, नव प्रवर्तकों और नीति निर्माताओं द्वारा मंच साझा किया गया। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन तथा 19वां ईस्ट एशिया सम्मेलन। याद रखिएगा, आसियान भारत शिखर सम्मेलन का एडिशन था 21, और ईस्ट एशिया सम्मेलन की बात करें तो कौन सा एडिशन था, 19। ठीक है, अक्टूबर 2024 में लाओस की कैपिटल वियंतियाने में हुआ, और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर भाग लिया। SCO के शासनाध्यक्षों की अगर हम बैठकों की बात करें, तो ये कहाँ हुई, अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, जहाँ पर आपने रील देखी होगी, जो हमारे विदेश मंत्री वहाँ पर चश्मा बदलते नजर आएंगे। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया की चतुर्थ 2+2, ये कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, छठा क्वाड शिखर सम्मेलन सितंबर 2024 में हुआ, डेलावेयर में। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो यानी री इन्वेस्ट 2024 सितंबर 2024 में आयोजित की गई। कहाँ, गुजरात के गांधीनगर में। भारत को 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता है, ऐसा इसमें कहा गया। ठीक है, तो ये री इन्वेस्ट 2024 कहाँ हुआ, गांधीनगर, गुजरात में। पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पहला एडिशन है, सितंबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ, और इसका उद्देश्य था सौर गठबंधन के सदस्य देशों में समुदायों पर सौर ऊर्जा के परिवर्तनकारी प्रभाव का जश्न मनाना। पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन, ठीक है, पहला है बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन है, अगस्त 2024 में कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर किया गया। यानी ये जो पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन है, ठीक है, इसको होस्ट किसने किया है, विदेश मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर इसको होस्ट किया है नई दिल्ली में। फिर अगर हम बात करें जो आगामी बैठक और सम्मेलन है, जैसे 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025, ये कहाँ होगा, दक्षिण अफ्रीका में होगा। ठीक है, 19वां ब्राजील में हुआ था।
स्थापना की अगर हम बात करें, यहाँ पर थोड़ा बेसिक भी दे दिया इन्होंने। स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 26 सितंबर 1999 में, ठीक है, 1999 में 1999 में G20 की स्थापना हुई थी, ठीक है। कुल देश कितने हैं? 19 देश हैं, प्लस इसमें यूरोपियन यूनियन है और इसके साथ ही अफ्रीकन यूनियन है, जो जब भारत ने अध्यक्षता की थी तब ऐड हुआ था, यानी 2023 में। फिर COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी UNFCCC का COP30 की अगर हम बात करते हैं तो इसका आयोजन कहाँ होगा? ब्राजील में। COP29 बाकू अजरबैजान में हुआ था। पहली बैठक जो थी UNFCCC की, ये कहाँ हुई थी? 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी। 25वां SCO शिखर सम्मेलन 2025 चाइना में इसका आयोजन किया जाएगा। 24वां जो हुआ था वो कजाकिस्तान में हुआ था। और अगर हम SCO की बात करें तो 2001 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में। कुल देश कितने हैं? 10। SCO में टोटल मेंबर कितने हैं? 10 हैं। और अगर हम लेटेस्ट मेंबर की बात करें तो 10वां जो है वो बेलारूस ऐड हुआ है, 9वां जो हुआ था वो ईरान हुआ था। फिर है 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026, ये फ्रांस में आयोजित किया जाएगा, यानी 52nd G7 शिखर सम्मेलन की बात करें जो कि 2026 में होगा, ठीक है। कहाँ होगा? फ्रांस में। और कनाडा में जो हुआ था वो 51st हुआ था, यानी 51वां जो हुआ था G20 सम्मेलन वो कनाडा में हुआ था। स्थापना की बात करें अगर हम G7 की, तो 1975 में G7 की स्थापना हुई। G7 की स्थापना कब होती है? 1975 में। और कुल देश इसमें कितने हैं? 7। 48वां एवं 49वां आसियान शिखर सम्मेलन 2026 फिलीपींस के मनीला में आयोजित किया जाएगा। और जो 46वां और 47वां ये कहाँ हुआ? मलेशिया में। अगर हम बात करें आसियान की तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें कुल देश कितने हैं? 10। और इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया के जकार्ता में है आसियान का हेडक्वार्टर। 36वां नाटो शिखर सम्मेलन 2026 में आयोजित किया जाएगा तुर्की की कैपिटल अंकारा में, ठीक है। कहाँ होगा? तुर्की की कैपिटल अंकारा में होगा नाटो शिखर सम्मेलन। और ये 35वां, ठीक है, 35वां जो हुआ था वो हेग नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। अगर हम नाटो की बात करें तो 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? ब्रुसेल्स में। और इसमें 32 देश हैं। अभी टोटल नाटो में कितने देश हैं? 32 देश हैं। और अगर हम लेटेस्ट देश की बात करें जो ऐड हुआ है, तो जो 32वां ऐड हुआ था वो है स्वीडन और 31वां था फिनलैंड। फिर है 20वां नाम शिखर सम्मेलन 2027, ये उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। 19वां कहाँ हुआ था? युगांडा की कैपिटल कंपाला में। अगर हम नाम की बात करें तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें 120 देश शामिल हैं। फिर है 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026, कौन सा एडिशन है? 18वां, ठीक है। और ये 2026 में कहाँ होगा? भारत में किया जाएगा। जबकि 17वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो कहाँ हुआ है? ब्राजील में हुआ है। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और अभी कुल देश इसमें कितने हैं? 11 इसमें कुल देश हैं। फिर है 14वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2026 में, ये कहाँ होगा? ये कैमरन में होगा, ठीक है, कैमरन में होगा। और अगर 13वें की बात करें तो 13वां अबू धाबी UAE में हुआ। अगर हम WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन, पहला जो सम्मेलन हुआ था वो 1996 में हुआ था और कहाँ हुआ था? सिंगापुर में, ठीक है। अब यह है कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं ये हमारे लिए उतना काम का नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे 18वीं लोकसभा के मंत्रिपरिषद है। अब इसमें कौन क्या है वो सब भी सारी चीज़ें छोड़ दो कि किसके पास कौन सा मंत्रालय है, वो इतना काम का नहीं है यार। ये सारे एग्जाम में PCS लेवल के एग्जाम में ऐसे सवाल नहीं आते हैं। अगर हम केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की बात करें, जहां पर ये मैचिंग में पूछ लिया जाता है, जहां पर क्रोनोलॉजी सेट करवा ली जाती है, ये हमारे काम का है। जैसे बात करें जन धन योजना की, ठीक है, जन और धन, ये कब आया था? 28 अगस्त 2014 को, यानी आज अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो एक दिन पहले 28 अगस्त को आया था। फिर है मेक इन इंडिया, ये 25 सितंबर 2014 को आया था मेक इन इंडिया, ठीक है। आगे है स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। फिर है हृदय योजना, ठीक है, ये कब आई है? 21 जनवरी 2015 को ये शुरू की गई है हृदय योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अगर हम बात करें तो ये 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई है, ठीक है। हृदय 21 जनवरी को और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 से। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें तो 8 अप्रैल 2015 से योजना शुरू की गई। उजाला योजना 2015 में शुरू हुई है। अटल पेंशन योजना की बात करें तो 9 मई 2015 से, ठीक है, कब से? 9 मई 2015 से अटल पेंशन योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी 9 मई से शुरू की गई। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो ये तीनों योजनाएं जो हैं, ठीक है, पेंशन, जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा, ये तीनों एक ही दिन शुरू हुई थी 9 मई 2015 को। स्मार्ट सिटी परियोजना की बात करें तो ये 25 जून 2015 को शुरू हुई। अमृत योजना 25 जून 2015 को शुरू हुई। डिजिटल इंडिया मिशन की बात करें तो 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ, ठीक है। डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ? 1 जुलाई 2015 को। स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो 16 जनवरी 2016 को, ठीक है, 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया।
पीएम फसल बीमा योजना 18 फरवरी, ठीक है, 18 फरवरी 2016 से शुरू की गई पीएम फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें तो 1 मई 2016 से शुरू की गई। कब से? 1 मई 2016 से। फिर आ जाता है नमामि गंगे, ठीक है, नमामि गंगे जून 2014 में शुरू की गई है। उड़ान स्कीम की बात करें 27 अप्रैल 2017, ठीक है, कब से? 27 अप्रैल 2017 से शुरू हुई उड़ान योजना। फिर है संपदा, 3 मई 2017 को शुरू की गई संपदा योजना। सौभाग्य योजना की बात करें तो 25 सितंबर 2017, ठीक है, सौभाग्य योजना कब से? 25 सितंबर 2017 से। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018। फिर है समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2018 को शुरू किया गया। पीएम आशा की बात करें तो ये 12 सितंबर 2018 से शुरू हुई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये कब से शुरू हुई? 23 सितंबर 2018 से। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना कब से शुरू हुई है? 24 फरवरी 2019 से। उज्ज्वला योजना की अगर हम बात करें तो 10 अगस्त 2021, ठीक है, उज्ज्वला योजना 10 अगस्त 2021 से शुरू हुई। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021। पीएम गतिशक्ति नेशनल प्लान की अगर हम बात करते हैं तो 13 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया। अग्निपथ योजना कब आई है? 14 जून 2022 को, ठीक है, अग्निपथ योजना। फिर मिशन लाइफ की अगर हम बात करते हैं ये 20 अक्टूबर 2022 को शुरू हुआ। कब से? 20 अक्टूबर 2022 को शुरू हुआ मिशन लाइफ। फिर अगर हम नमस्ते योजना की बात करते हैं तो ये अगस्त 2022 में शुरू हुई। अमृत धरोहर योजना जून 2023 में। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू हुई, पीएम विश्वकर्मा। पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2024, ठीक है, सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2024। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये 13 फरवरी 2024 को शुरू हुई, ठीक है। अब देख लेते हैं 2024-25 की जो प्रमुख योजनाएं हैं वो कौन सी हैं। केंद्र सरकार ने जो चलाई हैं, जैसे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन 1 जनवरी 2025 को ये स्कीम लॉन्च की गई, ठीक है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। इस योजना का उद्देश्य है पूरे देश में छात्रों, शिक्षकों एवं रिसर्चर्स हेतु उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच को आसान बनाना। फिर अगर हम बात करें बीमा सखी योजना तो ये 9 दिसंबर 2024 को लॉन्च हुई थी बीमा सखी योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से, ठीक है, ये बीमा सखी योजना कहाँ से लॉन्च हुई? पानीपत से। यह योजना एलआईसी के अंतर्गत चलाई जाएगी, यानी जो पूरा कामकाज है वो कौन देखेगा बीमा सखी योजना का? एलआईसी देखेगी। जिसका उद्देश्य क्या होगा? महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन एवं 2 लाख महिलाओं को रोजगार प्रदान करना। फिर हम बात करते हैं आयुष्मान भारत वय वंदना योजना, ठीक है, वय वंदना योजना ये 29 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुई। कब हुई? 29 अक्टूबर 2024 को। और इसके तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। क्राइटेरिया क्या है? 70 वर्ष और उससे अधिक, ये आपने याद रखना है। प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त जो है स्वास्थ्य बीमा। फिर है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। तो ये जो विद्या लक्ष्मी योजना है 6 नवंबर 2024 को इसको कैबिनेट की मंजूरी मिली, जिसका उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। योजना के अंतर्गत अगले 7 वर्ष यानी 2024-25 से 2030-31 के लिए 3600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 7.5 लाख रुपए तक के ऋण पर 75% क्रेडिट गारंटी एवं शिक्षा लोन पर 3% तक की ब्याज छूट दी जाएगी। फिर है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की हम बात करें तो 3 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुई है इंटर्नशिप योजना। इसकी घोषणा वैसे जो है ये केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई और इसका उद्देश्य है अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना, जो कि आयु सीमा क्या रहेगी? 21 से 24 साल, ठीक है। जो मतलब जो युवा शामिल किए जाएंगे उनकी एज क्या रहेगी? 21 से 24 साल के 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 वर्षों में इंटर्नशिप देना है, ठीक है। ये है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना जो कि 3 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुई थी। दूरसंचार विभाग की एक स्कीम है संचार मित्र योजना। संचार मित्र योजना अगर हम मंत्रालय की बात करेंगे या विभाग की बात करेंगे तो दूरसंचार विभाग। उद्देश्य है डिजिटल सुरक्षा के लिए युवाओं को सशक्त बनाना। संस्कृति मंत्रालय की परियोजना है, ठीक है, परियोजना परी, ठीक है, परी जो है परियोजना जो है वो किसकी है? संस्कृति मंत्रालय की है। इसका उद्देश्य जो सार्वजनिक कला प्रतिष्ठान है उनको संरक्षण प्रदान करना। फिर बात कर लेते हैं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने एक कार्यक्रम चलाया है स्वावलंबिनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम, ठीक है। क्या है ये? स्वावलंबिनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम। इसमें अगर हम बात करें तो एक तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है और साथ में इसके नीति आयोग भी इसमें शामिल है। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है
उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्राओं को उद्यमशीलता, कौशल, संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना। इसे असम, मेघालय और मिजोरम में शुरू किया गया है। तो फिलहाल ये 3 राज्यों में शुरू हुआ है स्वावलंबनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम, असम, मेघालय और मिजोरम में। फिर है आयुष मंत्रालय की एक योजना है राज्य कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य है अधिक जिम्मेदार और नागरिक केंद्रित कार्यबल को बढ़ावा देना। फिर आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत, ठीक है, आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत जो है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसका जो उद्देश्य है ये है प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत स्थापित करना है। फिर है भारी उद्योग मंत्रालय की एक स्कीम है पीएम ई ड्राइव, ठीक है, पीएम ई ड्राइव सब्सिडी योजना। तो ई ड्राइव सब्सिडी योजना अगर हम मंत्रालय की बात करेंगे तो भारी उद्योग मंत्रालय है, और इसमें है कि 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ योजना प्रारंभ हुई। इसका उद्देश्य है भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना, चार्जिंग इंफ्रा स्थापित करना और ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित करना। यह योजना 1 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी, और जो फेम योजना है 2015 में, यह इसका अगला चरण है, ठीक है। इस योजना के तहत बैटरी से चलने वाले सभी प्रकार के ई वाहन को सब्सिडी दी जाएगी। अगली है गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक योजना है राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना विकास योजना, ठीक है, फोरेंसिक अवसंरचना विकास योजना। तो देश में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करना, देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए 2254.43 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इतना जरूरी नहीं, आवंटन कितना है याद रखना, 2024-25 से शुरू हुई है और कब तक के लिए? 2028-29 तक के लिए। सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक स्कीम शुरू की गई है, इसका नाम है नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना, ठीक है। इसके तहत किसानों को नैनो उर्वरक की खरीद के लिए 50% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी ने मिलकर शुरू की है एक अस्मिता परियोजना। अस्मिता परियोजना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और इसके साथ ही कौन है इसमें शामिल? यूजीसी। इसका उद्देश्य है नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 22 अनुसूचित भाषाओं में, ठीक है, जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22 भाषाएं शामिल हैं। तो 22 अनुसूचित भाषाओं में 22,000 पुस्तकें प्रकाशित करना है। अगर हम अस्मिता के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग, ठीक है। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक योजना है एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना। कौन सी है? एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना। और किसकी है ये? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना। मत्स्य पालन विभाग की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने चलाई है योजना कृत्रिम चट्टान परियोजना, और इसका उद्देश्य है मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान इकाइयों को तैनात करना। शिक्षा मंत्रालय की एक और जो योजना है वो है प्रेरणा कार्यक्रम। इसमें क्या है? 9वीं, ठीक है, 9 से 12, 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को प्रेरणादायक तथा अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करना है। तो याद रखना शिक्षा मंत्रालय का प्रेरणा कार्यक्रम। क्राइटेरिया क्या है? कक्षा 9 से कक्षा 12। अब जो राज्य सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं, जो विभिन्न राज्य सरकारों ने अपनी योजनाएं चलाई हैं, उनकी अगर हम बात करें तो केरल की है विथूट वन रोपण योजना, ठीक है। विथूट वन रोपण योजना किसकी है? केरल की है। और इसका उद्देश्य है राज्य के जंगलों और खाली पड़ी भूमि में हवाई माध्यम से बीज वर्षा कर पारिस्थितिकी तंत्र बहाल करना। ज्योति योजना की बात करें तो इसका उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को स्कूलों और आंगनबाड़ियों में दाखिला दिलाने के लिए, ठीक है। अब ये योजना अगर सीधे पूछ ली जाती है तो भी अच्छी बात है, अगर इनसे रिलेटेड कुछ आ जाता है, ठीक है, कि प्रवासी श्रमिकों के स्कूलों और मतलब उनके लिए क्या क्या किया जा रहा है, तो आप ये केरल की स्कीम का एग्जाम्पल दे सकते हो ज्योति योजना का। फिर त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में एक स्कीम चल रही है CM 7, ठीक है, CM 7। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मनिक शाह द्वारा उच्च शिक्षा में छात्रों को सहायता देने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है CM 7। तो CM 7 त्रिपुरा में शुरू हुई है, क्या है? उच्च शिक्षा में छात्रों को सहायता देने के लिए, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कई योजना है, इसमें पहली देख लेते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यार्थी मित्र किट्स योजना, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यार्थी मित्र किट्स योजना आंध्र प्रदेश की है। इसका उद्देश्य है राज्य सरकार द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्रों को मुफ्त में स्कूल किट्स वितरित करना। दूसरी है DG लक्ष्मी योजना। इसमें क्या है? शहरी क्षेत्र में महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त करना है। कहाँ? शहरी क्षेत्र में, ठीक है। एक परिवार एक उद्यमी योजना की अगर हम बात करें तो हर घर में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना, ये इसका लक्ष्य है। दीपम 2.0 की बात करते हैं तो महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना है प्रत्येक साल 3, ठीक है, हर साल 3 जो हैं वो मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना है दीपम 2.0 के तहत।
एनटीआर भरोसा पेंशन योजना, तो राज्य के विधवा, वृद्ध, विकलांग और आर्थिक रूप से जो वंचित व्यक्तियों हैं उन्हें मासिक पेंशन प्रदान करना है। ठीक है, कौन है? विधवा, वृद्ध, विकलांग और आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को। गुजरात की योजना है श्रमिक बसेरा योजना। ठीक है, श्रमिक बसेरा योजना, तो वित्तीय अस्थिरता का सामना कर रहे श्रमिकों एवं मजदूरों को आवास प्रदान करना है। गोवा की स्कीम है गृह आधार योजना, राज्य की गृहिणियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। झारखंड की दो स्कीम है, एक है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये कहाँ की है? झारखंड की है, और इसमें क्या है? महिलाओं को वित्तीय सहायता कर उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार लाना। फिर मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना, अगर इसकी बात करें तो इसका उद्देश्य है 21 से 50 वर्ष की आयु के गरीब तथा आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है। राजस्थान में एक स्कीम शुरू की गई है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना। कहाँ की है ये? राजस्थान की है। इसमें क्या है? ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को समाप्त करना और बीपीएल परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना। एक है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। ठीक है, विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान में शुरू की गई है। इसमें है राज्य सरकार 60 वर्ष से अधिक, यानी क्राइटेरिया याद रखना, जिनकी उम्र 60 साल से अधिक हो गई है, 60 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों और सड़कों पर व्यापार करने वालों को प्रतिमाह 2000 रुपए की पेंशन प्रदान करेगी। ठीक है, किनके लिए? जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिक हैं और जो सड़कों पर व्यापार करते हैं, उन्हें प्रतिमाह 2000 की पेंशन प्रदान की जाएगी। बिहार में कुछ स्कीम है, जैसे मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार की है। इसका उद्देश्य 12वीं पास करने के बाद इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, जिस कलाकार ने कम से कम 10 वर्षों तक कला क्षेत्र में योगदान दिया हो, 50 वर्ष से अधिक आयु के उन योग्य कलाकारों को प्रतिमाह 3000 की पेंशन दी जाएगी। फिर है मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना। ठीक है, ये भी बिहार की है, और इसमें क्या है? गुरुओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रतिमाह 15,000 रुपए, संगीतकारों को 7500 रुपए और विद्यार्थी को 3000 रुपए दिए जाएंगे। गृह स्थल क्रय सहायता योजना। ठीक है, भूमिहीन लोगों को सरकार 1-1 लाख रुपए भूमि खरीदने हेतु सहायता प्रदान करेगी। मतलब जिनके पास भूमि नहीं है उनको भूमि खरीदने के लिए 1-1 लाख रुपए की सहायता देगी सरकार। ओडिशा की स्कीम है सुभद्रा योजना। ठीक है, सुभद्रा योजना की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री श्री मोहन मांझी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई, और इसके तहत 21 से 60 वर्ष, ठीक है, सुभद्रा योजना 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। क्राइटेरिया याद रखना, कितना? 21 से 60 वर्ष की जो महिलाएं हैं और उन्हें प्रतिवर्ष 10,000 रुपए दिया जाएगा। स्वयं योजना की अगर हम बात करते हैं तो राज्य के पात्र युवाओं को लघु या मध्यम उद्यम शुरू करने के लिए 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में एक है अभिनव योजना। इसकी अगर हम बात करें तो राज्य अपने वनों की पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये आपने याद रखना है कि अपने वनों की पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? छत्तीसगढ़। इसका उद्देश्य है राज्य की आर्थिक प्रगति में वनों एवं पर्यावरण के महत्व को उजागर करना। ठीक है। अगला है महतारी वंदना योजना। ठीक है, महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है, और इसका क्या है? इसके तहत प्रत्येक माह 70 लाख से अधिक महिलाओं को 1000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। फिर है हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। ठीक है, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना हिमाचल प्रदेश में बंजर भूमि क्षेत्र में वृक्ष लगाकर हरित आवरण को बढ़ावा देना तथा स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। हिम उन्नति योजना की बात करें तो राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। फिर है तेलंगाना में रायथू भरोसा योजना। ठीक है, रायथू भरोसा योजना तेलंगाना की है। इसमें क्या है? किसान को सशक्त बनाना है, उत्पादकता बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता और कृषि संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना। फिर है इंदिरम्मा आवास योजना। आवास के लिए सामान्य वर्ग के गरीब नागरिक को 5 लाख रुपए और SC एवं STs के लिए 6 लाख रुपए देना है। भूमिहीनों को 250 वर्ग फीट मुफ्त जमीन दी जाएगी। राजीव युवा विकासम योजना तेलंगाना ने शुरू की है। 5 लाख बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इंदिरा सौर गिरी जल विकासम योजना, इसके अंतर्गत आदिवासी किसानों को बागवानी फसलों की सिंचाई के लिए, ठीक है, किसको? आदिवासी जो किसान हैं उन्हें बागवानी फसलों की सिंचाई के लिए 5 से 7.5 हार्स पावर के मुफ्त सौर पंप मिलेंगे। ठीक है। फिर पश्चिम बंगाल में एक योजना है नोदी बंधन। याद रखिएगा, नोदी बंधन योजना पश्चिम बंगाल की है। इसका उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाओं से निपटना, नदी के कटाव को रोकना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। योग्यश्री योजना पश्चिम बंगाल की है। प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए SC तथा ST छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है। फिर आ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में शुरू की गई है मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना। इसमें है युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करना तथा उनके कौशल में वृद्धि करना एवं उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना।
लाडला भाई योजना की बात करें तो 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6,000 प्रतिमाह, डिप्लोमा करने वालों को 8,000 प्रतिमाह एवं ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 प्रतिमाह दिया जाएगा। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, इस योजना के तहत 21 वर्ष की आयु से अधिक की पात्र महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने एवं उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए 1,500 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। फिर दिल्ली में अगर हम बात करें तो यह है जय हिंद योजना। ठीक है, इसमें क्या है, दिल्ली विश्वविद्यालय ने आदिवासी छात्रों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए जय हिंद योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो ये जय हिंद योजना किसने शुरू की है, दिल्ली विश्वविद्यालय ने शुरू की है। और इस योजना का लक्ष्य है छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें कंप्यूटर तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करना। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, ठीक है, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना दिल्ली में शुरू की गई। हिंदू और सिख पुजारियों को प्रतिमाह 18,000 रुपए की राशि दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत। महिला समृद्धि योजना की अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार द्वारा 8 मार्च 2025 को आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2,500 रुपए, ठीक है, 2,500 रुपए मासिक प्रदान करने हेतु महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश में अगर हम बफर में सफर योजना की बात करें तो बाघ अभ्यारण्यों के बफर क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। फिर एम युवा, ठीक है, यानी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, प्रत्येक वर्ष 1 लाख, ठीक है, कितने, प्रत्येक वर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजना के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, तो प्रत्येक जिले में एक आत्मनिर्भर और पर्यावरण अनुकूल गांव का विकास करना है। फिर मध्य प्रदेश में एक और है राहवीर योजना, ठीक है, और इसके तहत क्या होगा, जो सड़क दुर्घटना पीड़ित हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश की है। किसानों को मोटे अनाज की खेती पर प्रति किलो 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, प्रति किलो पर 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि, ठीक है, और किसकी खेती पर, मोटे अनाज की खेती पर। कर्नाटक में है कुसुम सी सौर योजना, ठीक है, इसके तहत कृषि बिजली फीडरों के पास सौर इकाइयां स्थापित करके किसानों को दिन के समय विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। प्रगति पथ योजना ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए शुरू की गई है। असम में बात करें तो मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना, अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राज्य के शोध करने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत छात्रों को 25,000 रुपए तथा दिव्यांग शोधार्थियों को 40,000 की राशि प्रदान की जाएगी। फिर है गजमित्र योजना की अगर हम बात करें तो मानव हाथी संघर्ष को कम करना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना। निजुत मोइना की अगर हम बात करें तो बाल विवाह पर अंकुश लगाना, ठीक है, निजुत मोइना असम की है। इसमें स्कीम जो है इसमें क्या है, बाल विवाह पर अंकुश लगाना एवं लड़कियों को मैट्रिकुलेशन स्तर से आगे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके प्रोत्साहित करना है। हरियाणा में एक है मारी लाडो रेडियो कार्यक्रम, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की उपलब्धियों को बताना है। गवाह सुरक्षा योजना 2025 हरियाणा की स्कीम है, इसका उद्देश्य है गवाहों को सुरक्षा प्रदान करना। फिर है पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना, राज्य के प्रत्येक परिवार को सालाना 10 लाख तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है, क्या है, राज्य के प्रत्येक परिवार को सालाना 10 लाख तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज है, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री सेहत योजना में। अब देख लेते हैं वर्ष 2024-25 में जो मोबाइल ऐप शुरू किए गए हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। जैसे पहला है ईसी नेट ऐप, किसने शुरू किया है, भारतीय चुनाव आयोग ने शुरू किया है, और इसका उद्देश्य है मतदान के आंकड़े तेजी से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक किया जा सकेगा, ठीक है, ईसी नेट ऐप। अगला है सचेत ऐप, ये किसने किया है, एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी किया है सचेत ऐप, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित रियल टाइम अलर्ट प्रदान करना, और अभी फिलहाल 12 भाषाओं में संचालित किया जा सकता है। फिर है जल संसाधन जनगणना एप्लीकेशन एवं पोर्टल, किसने शुरू किया है, जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया है। तो नाम से स्पष्ट है कि जल उपयोग दक्षता, जल बजट आदि सहित प्रभावी योजना और नीति निर्माण के लिए सिंचाई क्षेत्र में डेटाबेस का निर्माण करना है। ई सेहत ऐप, ठीक है, ई सेहत ऐप की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है, जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है। इसमें क्या है कि स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है और एक व्यापक वन स्टॉप डिजिटल समाधान है। संचार साथी मोबाइल ऐप, ठीक है, किसने शुरू किया है, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। यह ऐप नागरिकों को टेलीग्राम सुरक्षा बढ़ाने और धोखाधड़ी से बचाव के लिए टूल्स प्रदान करता है। फिर है भारत रणभूमि दर्शन ऐप, रक्षा पर्यटन मंत्रालय और भारतीय सेना, ठीक है, किसने शुरू किया है, रक्षा पर्यटन मंत्रालय और भारतीय सेना ने मिलकर शुरू किया है भारत रणभूमि दर्शन ऐप। यह ऐप नागरिकों को 1962, 71 और 1999 के युद्धों के प्रमुख युद्ध क्षेत्रों के साथ साथ सियाचिन बेस कैंप और गलवान घाटी जैसे महत्वपूर्ण संघर्ष क्षेत्रों में जानने की अनुमति देता है।
RRTS कनेक्ट ऐप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने इसको शुरू किया है। इसके माध्यम से ट्रेन की वास्तविक समय जानकारी और पार्किंग स्थान की उपलब्धता की जानकारी मिलेगी। ठीक है। हमारा बिहार हमारी सड़क ये बिहार सरकार ने शुरू किया है और इस ऐप द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों की स्थिति को मोबाइल ऐप द्वारा देखा जा सकेगा। जागो ग्राहक जागो ऐप ये उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसमें क्या है, उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान असुरक्षित URL के बारे में सचेत करता है। ठीक है। जागृति ऐप उपभोक्ता मामलों के विभाग ने इसको शुरू किया है। इसमें क्या है, उपयोगकर्ताओं को उन URL, ठीक है, उन URL की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है जिनके बारे में वे संदेह में हैं और वे अवैध डार्क पैटर्न का उपयोग कर रहे हैं। नो योर मेडिसिन ऐप ये किसने शुरू किया है, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने शुरू किया है नो योर मेडिसिन। तो इसमें उद्देश्य है डोपिंग के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दवाओं का प्रयोग करने वाले खिलाड़ियों को दवाओं की जानकारी प्रदान करके स्वच्छ खेलों को बढ़ावा देना। रेल वन ऐप की बात करें तो रेल मंत्रालय ने शुरू किया है और इसका उद्देश्य है सभी यात्री सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत कराना। डिजिटल सेंटिनल ऐप, ठीक है, ये केरल ने शुरू किया है डिजिटल सेंटिनल ऐप और इसका उद्देश्य है ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन को आसानी से रिपोर्ट करने हेतु तो केरल ने डिजिटल सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है। मेरी पंचायत ऐप पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया है और इसमें वर्षा, हवा की गति, बादल छाए रहने के बारे में दैनिक अपडेट ग्राम पंचायतों को प्राप्त होंगे। सारथी 2.0 मोबाइल ऐप की बात करें जिसको सेबी ने देखा, ठीक है, सेबी ने शुरू किया है। इसका क्या है, वित्तीय प्रबंधन को सरल तथा सुलभ बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूति तथा नियामक बोर्ड यानी सेबी द्वारा सारथी 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। लोकपथ मोबाइल ऐप की बात करें तो MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुरू किया है लोकपथ और इसके तहत कोई भी नागरिक गड्ढायुक्त और टूटी सड़कों की फोटो खींचकर PWD में शिकायत कर सकता है। सक्षम ऐप की बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने इसको शुरू किया है। इसमें क्या है कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों और 40% विकलांग व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया गया। क्यों? जो 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं और जो 40% विकलांग व्यक्ति हैं वो घर से मतदान कर सकते हैं। इसके लिए सक्षम ऐप शुरू किया गया। सी विजिल की बात करें, आपको पता होगा भारतीय निर्वाचन आयोग ने इसको जारी किया और इसमें क्या है कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जनता के फोटो वीडियो के माध्यम से चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को रिपोर्ट करने के लिए सी विजिल ऐप लॉन्च किया गया है। अनुवादनी ऐप की बात करें तो ये केंद्र सरकार ने शुरू किया है सभी स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए स्टडी मटेरियल को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना। पाट मित्रों ऐप कपड़ा मंत्रालय ने शुरू किया है। इसमें क्या है, जूट किसानों को, ठीक है, किनको, जूट किसानों को MSP और कृषि विज्ञान के बारे में जानकारी देने के लिए। ठीक है। अब जो 2024-25 में पोर्टल शुरू किए गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। इसमें पहला है भारत पोल पोर्टल, ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह CBI द्वारा विकसित किया गया है भारत पोल पोर्टल। इसमें क्या है, इस पोर्टल द्वारा जांच एजेंसियों को तेजी से अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिलने के साथ केंद्रीय एवं राज्य एजेंसियां आसानी से इंटरपोल के 195 सदस्य देशों से जुड़कर अपनी जांच में तेजी ला पाएंगी और यह एक रियल टाइम इंटरफेस पोर्टल है। भू भारती पोर्टल की बात करें तो तेलंगाना राज्य ने, ठीक है, तेलंगाना राज्य ने जारी किया है भू भारती पोर्टल और इसमें क्या है कि इसके द्वारा भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को सरल, पारदर्शी तथा सुलभ बनाया जाएगा। बैंकनेट पोर्टल ये भारत सरकार ने जारी किया है। इसके द्वारा बैंक नीलामी की दक्षता एवं पारदर्शिता में सुधार किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान पोर्टल, ठीक है, राष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान पोर्टल भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है और इसमें क्या है कि माप विज्ञान मानकों को लागू करके निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए। अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल, ठीक है, अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी इन्होंने शुरू किया है और ये क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला को आधुनिक बनाने के लिए। अमृत ज्ञान कोश पोर्टल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुरू किया है और इसका उद्देश्य है देश में लोक प्रशासन प्रशिक्षण को मजबूत करना। संचार साथी पोर्टल की बात करें तो ये किसका है, दूरसंचार विभाग का है। इसमें है कि संदिग्ध धोखाधड़ी, संचार तथा मनचाहे वाणिज्यिक संप्रेषण की रिपोर्ट करने के लिए। भूनीर पोर्टल जल शक्ति मंत्रालय का है और इसे देश भर में भूजल के बेहतर विनियमन के लिए विकसित किया गया है। फिर है शी बॉक्स पोर्टल, तो शी बॉक्स पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जारी किया है और इसमें क्या है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, ठीक है, कार्यस्थल पर रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार विकसित किया गया है। उपस्थिति पोर्टल की बात करें तो ये झारखंड सरकार ने शुरू किया है जिसका उद्देश्य है स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का दैनिक बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करना। आयुष सुरक्षा पोर्टल आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है, उसका उद्देश्य क्या है, आयुष क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता सुरक्षा को सुदृढ़ करना।
फिर है आयुष निवेश सारथी पोर्टल, केंद्र सरकार ने शुरू किया है और इसे आयुष मंत्रालय इन्वेस्ट इंडिया ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसका उद्देश्य है पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा और कल्याण में घरेलू तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करना। सी केयर्स वर्जन 2.0 की बात करें तो केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने इसे जारी किया है और यह कोयला श्रमिकों के लिए भविष्य निधि और पेंशन सेवाओं को सरल बनाएगा। ठीक है। फिर है स्वागत सतीर्थ पोर्टल, असम सरकार ने शुरू किया है स्वागत सतीर्थ पोर्टल और इसका उद्देश्य क्या है, राज्य सरकारी कर्मचारियों के पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया को सरल और ऑनलाइन बनाने के लिए इस पोर्टल को शुरू किया गया है। फिर है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसको जारी किया। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो वक्फ संपत्तियों को वास्तविक समय में अपलोड, सत्यापित और मॉनिटर करने में मददगार होगा। आगे है ई माइग्रेट वी 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप, किसने जारी किया है, विदेश मंत्रालय ने जारी किया है और इसका उपयोग भारतीय कामगारों के लिए सुरक्षित एवं कानूनी प्रवास को बढ़ावा देने में किया जाएगा। फिर है नेट्स 2.0 पोर्टल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के द्वारा जारी किया गया है। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता एवं प्रशिक्षण योजना नेट्स 2.0 पोर्टल का उद्देश्य आईटी, विनिर्माण आदि विभिन्न क्षेत्रों में युवा स्नातकों के लिए रोजगार कौशल को बढ़ाना है। फिर है स्वाति पोर्टल, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने इसको जारी किया। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, स्टेम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऑनलाइन पोर्टल। तो याद रखिएगा स्वाति पोर्टल। ठीक है। स्टेम क्षेत्र से रिलेट करता है और उसमें भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने वाला है, उसको बढ़ाना है कि स्टेम क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़े। सिम्स 2.0 पोर्टल की बात करें तो केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने इसे जारी किया है और यह पोर्टल स्टील आयात की निगरानी और घरेलू स्टील उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। फिर है निर्माण पोर्टल, केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसे शुरू किया है और इसका क्या है, राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जो यूपीएससी की जो प्रीलिम्स परीक्षा होती है सीएससी वाली, उसमें अगर कोई मुख्य परीक्षा के लिए योग्य है उन्हें 1 लाख रुपए। आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल, ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य है छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को मिशन लाइफ के क्रियान्वयन में अपने विचारों को साझा करने के लिए प्रेरित करना। अब बात कर लेते हैं 2024-25 में जो प्रमुख पहले शुरू की गई हैं और उनका उद्देश्य क्या है। जैसे ये है E0 FIR पहल। ठीक है, E0 FIR पहल गृह मंत्री अमित शाह ने इसे जारी किया। इसका क्या है कि 14C के तहत साइबर अपराधियों से निपटने हेतु E0 FIR पहल शुरू की गई है। ठीक है, तो E0 पहल बेसिकली किसके लिए है, FIR पहल, ये जो साइबर अपराधी हैं उनसे निपटने के लिए। हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल, झारखंड सरकार ने इसको शुरू किया है और इसका उद्देश्य है जनजाति विरासत को राष्ट्र की सांस्कृतिक और शासन संरचना में एकीकृत करना। फिर है हेल्ड पहल, अमित शाह ने इसको जारी किया है और इसका उद्देश्य है लोगों को लीवर की बीमारियों और उनकी रोकथाम के बारे में शिक्षित करना। ठीक है, लीवर की बीमारियों के लिए है हेल्ड पहल। पशु औषधि पहल की अगर हम बात करते हैं तो भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया है और अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो किसानों और पशुपालकों को सस्ती पशु चिकित्सा दवाइयां उपलब्ध कराना। एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया पहल, केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने शुरू किया है। यह बंदरगाह प्रक्रियाओं और दस्तावेजीकरण के मानचित्रण और मानकीकरण पर केंद्रित है। आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल, ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय ने इसको शुरू किया है और इसके तहत प्रत्येक जिले में एक महिला अनुकूल आदर्श ग्राम पंचायत विकसित की जाएगी। ठीक है, तेरे मेरे सपने पहल, राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है तेरे मेरे सपने पहल। याद रखिएगा, इसका उद्देश्य है शादी से पहले युवाओं को मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से तैयार करना और यह देश के 9 राज्यों में शुरू की जाएगी। प्राउड पहल की बात करें तो केरल सरकार ने शुरू किया है घरों से एक्सपायर एवं अप्रयुक्त दवाओं का एकत्रीकरण कर उनका निपटान करना। वैसे तो एम प्राउड करके शायद ये पहल का नाम है। ठीक है, फिर है विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसको जारी किया और जिसका उद्देश्य है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर एक तो इसकी शुरुआत हुई। उद्देश्य क्या है कि जमीनी स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना है। यह पहल प्रशासन गांव की ओर अभियान का हिस्सा है। ठीक है, सागर में सम्मान पहल कौन सा मंत्रालय होगा, केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने इसे जारी किया है। और अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की संख्या और भागीदारी को बढ़ावा देना, यह है सागर में सम्मान। ठीक है, नई दिशा पहल की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली पुलिस ने इसको शुरू किया है नई दिशा और इसका उद्देश्य है स्कूल न जाने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली में वापस लाना। सहयोग पहल उड़ीसा सरकार ने शुरू की है और इसका उद्देश्य क्या है, पात्र शहरी गरीब परिवारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करना।
महासागर पहल की अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने शुरू किया है और इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक महासागरीय सुरक्षा और सहयोग को बढ़ाना। एक देश एक धड़कन पहल, ठीक है, एक देश एक धड़कन संस्कृति मंत्रालय की पहल है। और अगर हम बात संस्कृति मंत्रालय ने जारी किया है, उद्देश्य क्या है? देशभक्ति की अमर भावना को भावभीनी श्रद्धांजलि देने और राष्ट्र के वीरों को सम्मानित करने के लिए। फिर है ग्रीन स्किल्स और इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी प्रशिक्षण पहल। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय एवं सेल इंडिया ने इसको जारी किया है और इसका उद्देश्य है छात्रों और शिक्षकों को हरित ऊर्जा और ईवी कोर्स से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना। मिशन वसुंधरा 3.0 की बात करें तो असम सरकार ने इसको शुरू किया है और यह महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत असम के निवासी समुदायों को औपचारिक भूमि अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। जो असम के निवासी समुदायों ने क्या है? औपचारिक भूमि अधिकार प्रदान करना है, यह है मिशन वसुंधरा। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नामक पहल की अगर हम बात करें तो पर्यटन मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? कि पर्यटन को सामाजिक समावेश, रोजगार और आर्थिक विकास के साधन के रूप में बढ़ावा देना है। और इस कार्यक्रम के तहत 6 पर्यटन स्थल कौन से? ओरछा, गांडीकोट, बोधगया, आइजोल, जोधपुर, श्री विजयपुरम को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। सारथी 1.0 पहल की बात करें तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और नालसा, ठीक है, एक तो ये मंत्रालय है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और इसके साथ ही नालसा, इन दोनों ने मिलकर सारथी 1.0 पहल की शुरू की है। ठीक है, सारथी 1.0 पहल शुरू किया है और इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति, ओबीसी, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, शराब तथा मादक द्रव्यों के सेवन का शिकार व्यक्ति, भीख मांगने वाले व्यक्ति, विमुक्त तथा खाना बदोश जनजातियों को जागरूकता एवं कानूनी सहायता के माध्यम से सशक्त करना है। मतलब जो हाशिए के वर्ग के लोगों को हैं, जो हाशिए के वर्ग के लोग हैं, उन्हें बेसिकली क्या करना है? कानूनी सहायता और जागरूकता करनी है उनके अंदर, ठीक है, और उनको सशक्त करना है। डिजिटल डिटॉक्स पहल की बात करें तो ये किसकी है? कर्नाटक सरकार की है। इसका उद्देश्य है ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना तथा स्वस्थ डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना। अग्नि पहल की अगर हम बात करते हैं तो केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। और अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करें तो आयुर्वेद के व्यवहारिक प्रथाओं के वैज्ञानिक सत्यापन के साथ मुख्य धारा में लाना। अग्नि अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। मेडिटेक मित्र पहल की बात करें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसे जारी किया है। यह एक ऐसा मंच है जो देश की युवा प्रतिभाओं का हाथ थामकर उनके शोध, ज्ञान, तर्क आदि को अंतिम रूप देगा और उन्हें नियामक मंजूरी दिलाने में मदद करेगा। तो मेडिटेक मित्र पहल हो गई स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की। अब 2024-25 में जो विभिन्न अभियान आए हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे इसमें पहला है विकसित कृषि संकल्प अभियान। ठीक है, विकसित कृषि संकल्प अभियान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे जारी किया और इसका उद्देश्य था भारतीय कृषि क्षेत्र में विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा देना तथा कृषि में सकारात्मक बदलाव लाना। फिर है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। ठीक है, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, ये राजस्थान सरकार ने शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य में जल संकट की समस्या से निपटने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। जल गंगा संवर्धन अभियान, ठीक है, याद रखना, एक तो है जल संरक्षण जन अभियान, वंदे, उसमें वंदे गंगा जुड़ा हुआ है, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान राजस्थान सरकार का है। और अगर जल गंगा संवर्धन अभियान आ जाए तो ये मध्य प्रदेश सरकार का है, जिसका उद्देश्य है अमृत सरोवरों का निर्माण करना तथा जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना। फिर है एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुरू किया है 2.0। ठीक है, ये अभियान, और इसका उद्देश्य है पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना, 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करना और इसके तहत स्कूलों को 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। धरती आबा जन भागीदारी अभियान केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इसे जारी किया है। इसका उद्देश्य है आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना तथा सरकारी योजनाओं को उनके दरवाजे तक पहुंचाना। माझी वसुंधरा अभियान 6.0 महाराष्ट्र सरकार ने इसको शुरू किया है। इसका उद्देश्य है पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना तथा कार्बन उत्सर्जन एवं ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण करना। फिर है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान। याद रखिएगा, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान किसने शुरू किया है? माननीय, ये उपराष्ट्रपति गलत लिखा है, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसको शुरू किया है। इसका उद्देश्य है संविधान के बारे में नागरिकों की समझ को गहरा करना और पूरे देश में कानूनी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता को बढ़ावा देना। हर खेत स्वस्थ खेत, ठीक है, हर खेत स्वस्थ खेत अभियान की बात करें तो हरियाणा ने इसको शुरू किया है। इसका उद्देश्य है मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना और सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना। बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान, ठीक है, बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है और इस अभियान का उद्देश्य क्या है कि देश भर में बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करना और युवा लड़कियों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाना। इसी अभियान के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है। आदि शक्ति अभियान की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने इसको शुरू किया है और इसका उद्देश्य है जमीनी स्तर पर महिलाओं और बच्चों का सशक्तिकरण करना। आगे है जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान। गुजरात सरकार ने इसको शुरू किया है और इसका उद्देश्य है 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक सभी पात्र नागरिकों को सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत 100% कवरेज प्रदान करना। फिर है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है, जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय ने शुरू किया है और इसमें अगर हम देखें तो 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79,156 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ झारखंड से ये धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है। एक तो कब शुरू हुआ है, 2 अक्टूबर 2024 से शुरू हुआ है और कहां से शुरू हुआ है, तो झारखंड की धरती से शुरू हुआ है। इस अभियान का उद्देश्य समग्र और सतत विकास के लिए 17 भारतीय मंत्रालयों द्वारा 25 योजनाओं और पहलों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका को बढ़ाना है। इसमें लगभग 63,843 गांव कवर किए गए हैं। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 की बात करें तो यह है पेंशन विभाग, बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, इन्होंने जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है, पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से डिजिटल सशक्तिकरण करना है। आगे है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान। ठीक है, अगर यहाँ पर स्वाभिमान दिया हो तो भी आपने याद रखना है, न्याय विभाग ने शुरू किया है। ठीक है, बाकी अगर इसके ये जो अभियान है इसका उद्घाटन किसने किया था, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। यहाँ हमने ऊपर जो थोड़ा है यहाँ पर गलत था तो याद रखिएगा, यहाँ पर भी माननीय उपराष्ट्रपति अब तो पूर्व हो गए हैं, तो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ये गलत दिया है, ये यहाँ पर सही था। ठीक है, जगदीप धनखड़ ने इसको शुरू किया था जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति अब हो गए हैं। तो याद रखना है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान। ठीक है, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और ये न्याय विभाग के अंतर्गत आता है। और अगर हम बात करें उद्देश्य की तो सेम है, संविधान की समझ और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता को लोकप्रिय बनाना। माई स्कूल माई प्राइड अभियान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। राज्य के सरकारी स्कूलों की शिक्षा में बदलाव लाना और समग्र छात्र विकास को बढ़ावा देना। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। ठीक है, असम सरकार 40 लाख स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख सुनिश्चित करना है, ये इसका उद्देश्य है। बाकी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर कोई बैकग्राउंड नॉइस इस वीडियो में आया हो तो थोड़ा उसे आप प्लीज़ उसको मैनेज कर लेना। बहुत ज़्यादा शोर है, मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ मैं और इसी वजह से वीडियो लेट हो रहा है लगातार। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मैनेज करो, मैं भी मैनेज करने की कोशिश करूँगा। फिर है 2024-25 की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, जहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है। पहले हम जुलाई में देख लेते हैं जो किताबें आई हैं। जैसे ये इंपॉर्टेंट किताब है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ठीक है, ये शिखर धवन ने लिखा है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। फिर अ बिलियन बटरफ्लाइज अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड चाओस थ्योरी, ये किसने लिखा है, जगदीश शुक्ला ने लिखा है। जून 2025 में अगर हम बात करें तो ये है विमेन लाइफ फ्रीडम। क्या है, विमेन लाइफ फ्रीडम, ये किसने लिखा है, चोवरा मकेरेमी ने। ठीक है, चोवरा मकेरेमी ने लिखा है ये। फिर हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, ठीक है, किसने लिखा है, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, ये लिखा है प्रेम प्रकाश ने। फिर उगना साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 में इसे सम्मानित किया गया है, तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 मिला है फिर उगना को, और ये कृति किसकी है, पार्वती तिर्की की है। अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, अब अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर की अगर हम बात करें तो ये किताब लिखी है जेसिंडा अर्डर्न ने। ठीक है, किसने लिखी है, जेसिंडा अर्डर्न ने। मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज ओएस्टर, डॉक्टर आदिश श्री अग्रवाल ने ये किताब लिखी है। कश्मीर इंसर्जेंसी डिकंस्ट्रक्टिंग द स्टेट रेस्पॉन्स रिविजिटिंग 1989 और 90, ये किसने लिखी है, योगिंदर कंधारी ने। फिर इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, ये किसने लिखी है, श्रीनाथ राघवन ने लिखी है। ठीक है, मई 2025 की किताबों की बात करें तो टेस्टेड द रिमार्केबल पावर ऑफ रिजॉल्व, टेस्टेड द रिमार्केबल पावर ऑफ रिजॉल्व किसने लिखी है, पैट कमिंस ने लिखी है। हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरी, अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2025 से इसको सम्मान मिला है। ठीक है, किसने लिखा है, बानू मुस्ताक, और इसका जो ट्रांसलेशन किया है वो किसने किया था, दीपा भस्ती ने। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स, ये किसने लिखा है, हिमांशु राय ने लिखा है। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ अ वेरी अनयूजुअल मेमोयर, ठीक है, पूजा पुजारा, चेतेश्वर पुजारा की वाइफ है, इन्होंने लिखा है। द तमिल्स अ पोर्ट्रेट ऑफ कम्युनिटी, निर्मला लक्ष्मण ने ये किताब लिखी है। द अनडाइंग लाइट अ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, किसने लिखी है, गोपाल कृष्ण गांधी ने लिखी है। अप्रैल 2025 में कुछ प्रमुख किताबें थी, जैसे रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन,
अरुण सिंघल ने ये किताब लिखी है। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, ये किताब लिखी है अमरजीत सिंह दुलत ने। संस्कृति का 5वां अध्याय डॉक्टर प्रभात ओझा ने लिखी है, संस्कृत का नहीं, संस्कृति का 5वां अध्याय डॉक्टर प्रभात ओझा। केयरलेस पीपल, ठीक है, केयरलेस पीपल, साराह विन विलियम्स, ठीक है, साराह विन विलियम्स ने ये किताब लिखी है केयरलेस पीपल। बुरांस द फ्रेग्रेंस ऑफ वर्ड, ठीक है, बुरांस द फ्रेग्रेंस ऑफ वर्ड्स, ये अनुपमा शर्मा ने किताब लिखी है। मार्च में बात करें तो ये है द ग्रेट कॉन्सिलेटर, लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, संजीव चोपड़ा ने किताब लिखी है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, पीएस रमन ने किताब लिखी है। रोहतांग आर पार, ठीक है, ये किसने लिखी है, अजय ने लिखी है रोहतांग आर पार। फिर है फरवरी 2025 की कुछ किताबें, जैसे लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, ठीक है, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, नमिता गोखले ने किताब लिखी है। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, अरुण शौरी ने किताब लिखी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स। हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ दैट शेप्ड अस, ये किसने लिखी है, कुलभूषण कुमार ने। द महात्माज मैनिफेस्टो, राजेश तलवार ने किताब लिखी है। शूटिंग स्ट्रेट अ मिलिट्री बायोग्राफी ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल रुस्तम के नानावटी, ठीक है, अर्जुन सुब्रमण्यम ने ये किताब लिखी है। फिर आगे देख लेते हैं, जनवरी 2025 में आई है जो वाइल्ड फिक्शंस, ठीक है, वाइल्ड फिक्शंस, ये किताब लिखी है अमिताभ घोष ने। फिर धर्मानोमिक्स, क्या है, धर्मानोमिक्स एंड इंडिजिनियस एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल, श्री राम बाला सुब्रमण्यम ने ये किताब लिखी है। और ये इतना करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है, धर्मानोमिक्स करके भी ये पूछ सकते हैं, याद रखिएगा। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये किसने लिखी है, पंकज मिश्रा ने लिखी है। हाउ इंडिया स्केल्ड MT-G20, द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी, ये अमिताभ कांत ने किताब लिखी है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगली किताब है छौंक, ठीक है, छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, क्या नाम है, छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, ये किताब किसने लिखी है, अभिजीत बनर्जी ने लिखी है। 2024 की अब देख लेते हैं कुछ जरूरी किताबें, वैसे वाई भारत मैटर से लगभग 1-2 साल हो गया होगा, तो ये एस जयशंकर ने लिखी है, यूपीएससी इस पर भी क्वेश्चन पूछ चुका है। स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म, ठीक है, रामचंद्र गुहा की ये किताब है। फिर द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, ये विलियम डेलरिम्पल की किताब है। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, श्रीराम चौलिया की किताब है। विटनेस की अगर हम बात करें तो साक्षी मलिक ने लिखा है। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, ठीक है, राशिद किदवाई ने लिखी है किताब 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, सुशील कुमार सिंधे के राजनीतिक जीवन पर आधारित है। 9 यार्ड साड़ी की बात करें तो प्रशांति राम की है। कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी की है। इंडिया एट द रेट 100, ठीक है, इंडिया एट द रेट 100, ये किसकी है, KV सुब्रमण्यम, कीवी नहीं, KV, ठीक है, KV सुब्रमण्यम। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, ठीक है, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, ये सुदीप्त सेन गुप्ता की किताब है। भारत के 75 महान क्रांतिकारी, ठीक है, भीम सिंह ने लिखी है, सांसद है ये, इंपॉर्टेंट किताब है, भारत के 75 महान क्रांतिकारी। इंपीरियल गेम्स इन तिब्बत द स्ट्रगल फॉर स्टेटहुड एंड सॉवरेनिटी, ठीक है, दिलीप सिन्हा ने ये किताब लिखी है। कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट, ये किसने लिखी है, मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ, किसने लिखी है, मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ ने किताब लिखी है कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट। द बुक ऑफ कंपैशन, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट किताब है, द बुक ऑफ कंपैशन, ये लिखी है दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी ने किताब लिखी है। और कैलाश सत्यार्थी की एक और किताब है दिया सलाई, ठीक है, याद रखिएगा। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एक रिफ्यूजी साइंटिस्ट, डॉक्टर M.K. शिंगारी की किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एक रिफ्यूजी साइंटिस्ट। फिर है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी, रविचंद्रन अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा ने लिखी है। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स बिल गेट्स ने लिखी है। द विनर्स माइंडसेट सेन वॉटसन ने लिखी है। इंडिया द रोड टू रेनेसां भीमेश्वर चल्ला ने लिखी है। नाइफ की बात करें तो सलमान रश्दी की किताब है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये बहुत पुरानी किताबें हैं, सैम पित्रोदा ने लिखी है, ठीक है। फिर एक समंदर मेरे अंदर, संजीव जोशी ने किताब लिखी है। ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ कश्मीर, रोमेश भट्टाचार्य जी ने किताब लिखी है। डैबलिंग इन डिप्लोमेसी, SD मुनी, ठीक है। अगर याद रखना, आप हो सकता है डेमोक्रेसी से याद रख रहे हो, तो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो ये सैम पित्रोदा की है, और अगर हम डैबलिंग इन डिप्लोमेसी की बात करेंगे तो ये SD मुनी की किताब है। गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन, ठीक है, MJ अकबर ने लिखी है। और संस्कृति के आयाम डॉक्टर मनोरमा मिश्रा की किताब है। अब आगे जो सेगमेंट आएगा ये आएगा वर्ष 2025 का प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है। इसमें हम जुलाई 2025 से लेके अगस्त 2025 का पूरा डेटा देखेंगे। ये लगभग 3 से 3.5 घंटे का वीडियो रहने वाला होगा, और मैं
पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी कवर कर पाऊँ। बीच में तबीयत की वजह से और कुछ बाहर के नॉइज़ की वजह से वीडियो टाइम पे नहीं आ पाया। मैं समझ रहा हूँ 13 तारीख को पेपर है आपका बीपीएससी का, लेकिन यकीन मानिए अगर ये सारे वीडियो आप लाइन बाय, अगर एक मतलब अभी तक चौथा वीडियो ये आज वाला हो जाएगा, अगर ये आप अच्छे से देख रहे होगे, एक दो बार अगर इसको पढ़ लिया होगा, तो बाद में इनको पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। अब जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम आएंगे तो बेसिकली वो आपको एक ही 2 दिन में मिल जाएगा, तो आप आराम से उसको 2 से 3 बार रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, 3 घंटे का होगा, आप 2x की स्पीड पे लगाओगे, आराम से वो वीडियो 2 घंटे या 2.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जितनी जल्दी मैं इसको ख़त्म कर पाऊँ। बाकी पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।